कोई भी पुरुष कभी भी मेरा मकबरा नहीं ढूंढ करेगा। अफवाहों के अनुसार क्लियोपेट्रा ने एक बार यही कहा था। अफवाह यह है कि ये वास्तव में लिंक के बारे में नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जीवित आत्मा उसे परेशान करे, और मुझे लगता है कि उनका मतलब था कि कोई भी इंसान कभी भी उनकी कब्र का पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वास्तव में एक महिला ही थी जो रानी के विश्राम स्थल की खोज करने के सबसे करीब थी। मिलिए कैथलीन मार्टिनेज बेरी से, जो एक क्रिमिनल लॉयर से पुरातत्वविद बनी है। वो क्लियोपेट्रा की कहानी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना सामान बांधा और बिना किसी आधिकारिक समर्थन और अधिकारियों की अनुमति के मिस्र चली गईं। उनके पास रानी के मकबरे को खोजने का केवल दृढ़ संकल्प था। अब आप कह सकते हैं कि कैथलीन हमेशा से ही सबसे आगे रही थी। उन्होंने स्कूल में कक्षाएं लांघी, पियानो, शतरंज, तैराकी और मार्शल आर्ट में महारत हासिल की, और अपने घर में बड़े बुद्धिजीवियों को बहस करते हुए सुनकर बड़ी हुई। और उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में अपनी कानून की डिग्री भी हासिल कर ली। और पुरातत्व उनका एक अलग जुनून था। वो वास्तव में कभी मिस्र नहीं गई थी, कभी भी एक भी कलाकृति नहीं खोदी थी। लेकिन क्लियोपेट्रा के प्रति उनका आकर्षण 1990 में उनके पिता के साथ हुई एक बहस से शुरू हुआ था। उस दिन वो शेक्सपियर द्वारा लिखित एंटनी और क्लियोपेट्रा की एक प्रति खोजने के लिए उनकी लाइब्रेरी में गई थी। उनके पिता फॉस्टो मार्टिनेज, जो एक प्रोफेसर और कानूनी विशेषज्ञ थे, ने क्लियोपेट्रा को एक मोहक महिला कहा। कैथलीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने पलटवार करते हुए तर्क दिया कि इतिहास क्लियोपेट्रा के प्रति पूरी तरह से अनुचित रहा है। उन्होंने कहा कि रोमन लोग उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहते थे, और सदियों से लोगों ने कहानी के उनके संस्करण पर ही विश्वास किया था। बहस घंटों तक चली और अंत में उनके पिता ने स्वीकार किया कि शायद उन्होंने क्लियोपेट्रा को बहुत कठोरता से आंका था। उस बातचीत ने कैथलीन के लिए सब कुछ बदल दिया। उस दिन से उन्होंने हर वो प्राचीन ग्रंथ पढ़ा जो उन्हें मिल सका, विशेष रूप से क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी के बारे में प्लूटार्क का विवरण। जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतना ही उन्हें विश्वास हो गया कि क्लियोपेट्रा केवल कोई रानी नहीं थी जो गलत आदमी के प्यार में पड़ गई थी। वो एक प्रतिभाशाली महिला थी जो मिस्र को स्वतंत्र रखने के लिए खतरनाक राजनीतिक खेल खेल रही थी। और जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, उतना ही उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या होगा यदि हर कोई क्लियोपेट्रा के मकबरे को गलत जगह पे ढूंढ रहा हो। ये विचार उनके मन में बैठ गया। जब वो अपने दूसरे बच्चे की देखभाल कर रही थी, तब उन्होंने पुरातत्व में मास्टर डिग्री हासिल की। मल्टीटास्किंग। इसने उस जुनून को फिर से जगा दिया जो उनके जीवन पर हावी हो गया, क्लियोपेट्रा के बारे में सच्चाई को उजागर करना। भले ही अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा 13 अन्य टॉलेमिक शासकों के अंतिम विश्राम स्थल के साथ आधुनिक अलेक्जेंड्रिया के नीचे कहीं स्थित है, डॉक्टर मार्टिनेज का विचार अलग है। उनका मानना है कि क्लियोपेट्रा को ओसिरिस को समर्पित एक प्राचीन मंदिर टेपोसिरिस मैग्ना में दफनाया गया था, जो मृत्यु के बाद के जीवन के मिस्र के देवता हैं। लेकिन उन्हें अभी भी एक प्राचीन नेव की प्लेट की आवश्यकता थी। स्मार्टफोन के आकार की ये प्लेटें महत्वपूर्ण मंदिर संरचनाओं के नीचे रखी जाती थीं, और अक्सर इनमें शिलालेख होते थे जो बताते थे कि मंदिर कब और क्यों बनाया गया था। अगर उन्हें ऐसी कोई प्लेट मिल जाती जिससे ये पुष्टि हो जाती कि यह मंदिर क्लियोपेट्रा की संरक्षक देवी आइसिस को समर्पित था, तो उनके पास ठोस सबूत होता कि वे सही जगह तलाश कर रही हैं। मार्टिनेज को कोई भी चीज रोक नहीं सकते थे। उन्होंने पूरे मंदिर स्थल की खुदाई की, और उनसे पहले किसी ने भी इतनी गहराई तक खुदाई नहीं की थी। उनकी टीम को ऐसे सिक्के मिले जिन पे क्लियोपेट्रा का नाम और चेहरा अंकित था। इसका मतलब था कि क्लियोपेट्रा का इस जगह से सीधा संबंध था। फिर उन्होंने कुछ और भी दिलचस्प खोज निकाला। लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सुरंग जो सीधे मंदिर से भूमध्य सागर तक जाती थी। तो अगर मंदिर के कुछ हिस्से पहले ही पानी में डूब चुके थे, तो क्या क्लियोपेट्रा का मकबरा भी वहीं नीचे हो सकता है? मार्टिनेज को मिस्र के अधिकारियों को पानी के नीचे तलाशी लेने की अनुमति देने के लिए सबूतों की जरूरत थी, और तमाम बाधाओं के बावजूद उन्हें वो लापता नीव की प्लेट मिल गई। उस पर फिरौन ने नूबिया का एक बड़ा क्षेत्र देवी आइसिस को अर्पित किया था। बस यही था वो पुष्टि जिसकी उन्हें जरूरत थी। मंदिर वास्तव में आइसिस को समर्पित था, जिससे यह साबित हो गया कि उनका सिद्धांत केवल अटकलबाजी नहीं था। यदि एक मंदिर जमीन पे था, तो मार्टिनेज को संदेह था कि दूसरा मंदिर, संभवतः क्लियोपेट्रा का मकबरा, समुद्र में समा गया होगा। उन्हें पानी के नीचे पुरातत्व के विशेषज्ञों की मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट बैलार्ड से संपर्क किया, वही व्यक्ति जिन्होंने टाइटैनिक की खोज की थी। मिस्र के अधिकारियों के सहयोग से उन्होंने और उनकी टीम ने अलेक्जेंड्रिया के तट के पास पानी की खोज शुरू की, और उन्हें जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। पानी के नीचे उन्हें पत्थर की विशाल संरचनाएं मिली, जिनमें से कुछ 6 से 10 फीट ऊंची थीं, ठीक उसी जगह जहां हजारों साल पहले तट रेखा रही होगी। उन्हें बेसाल्ट के ब्लॉक भी मिले, वही सामग्री जिसका उपयोग पहले मंदिर की मूर्तियों में किया गया था। इसका एक ही मतलब था, वे केवल साधारण पत्थर नहीं थे,
वे सदियों से समुद्र के नीचे दबे एक खोए हुए शहर के अवशेष थे। अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मार्टिनेज और उनकी टीम उस महान महिला द्वारा छोड़े गए अतीत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा पाएगी, जो क्लियोपेत्रा से। यहाँ कुछ पिछली कहानी है। उनके पिता टॉलेमी 12वें के निधन के बाद मिस्र का सिंहासन टॉलेमी 13वें और क्लियोपाट्रा दोनों के पास गया, या ऐसा लगा। उस समय केवल 18 वर्ष की क्लियोपेट्रा ने कथित तौर पर अपने 10 वर्षीय भाई से शादी कर ली थी। हाँ, प्राचीन राजघरानों के कुछ अलग रीति रिवाज थे, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन भाई बहन का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चला। युवा टॉलेमी ने फैसला किया कि वो सारी शक्ति अपने पास रखना चाहता है और क्लियोपेट्रा को बाहर निकालने की कोशिश की। देश छोड़ने के लिए मजबूर होने पर वो केवल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी रही। उसने एक सेना तैयार की, वापस लौटने और अपना हक लेने के लिए तैयार। इस तरह 21 साल की उम्र में वो पहले से ही सिनाई रेगिस्तान में थी, एक सेना का नेतृत्व कर रही थी और सिंहासन पर अपनी वापसी की योजना बना रही थी। अब उस समय तक क्लियोपेट्रा पहले से ही जूलियस सीजर के साथ एक शक्तिशाली राजनीतिक और न केवल राजनीतिक गठबंधन में बंध चुकी थी। जून 47 ईसा पूर्व में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, टॉलेमी सीजर, जिसे सिजेरियन के नाम से जाना जाता है, जिसे कई लोग सीजर की संतान मानते हैं। लेकिन इसने उन्हें मिस्र के शाही नियमों के अनुसार चलने से नहीं रोका और उनके दूसरे पति, उनके दूसरे भाई टॉलेमी 14 में थे। हाँ, सीजर के साथ अपने चल रहे प्रेम संबंध के बावजूद क्लियोपेट्रा ने एक और भाई से शादी की, क्योंकि उनकी दुनिया में सिंहासन को परिवार में बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण था। अब शादी को अलग रखें तो क्लियोपेट्रा का सीजर के साथ रिश्ता मजबूत बना रहा। वो टॉलेमी 14वें के साथ एक राजकीय यात्रा के लिए रोम भी गईं। लेकिन एक कर्तव्यपरायण रानी की भूमिका निभाने के बजाय वो टाइबर नदी के किनारे सीजर के निजी विला में रहीं। लेकिन मार्च के मध्य में 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा की राजनीतिक स्थिति डगमगा गई। मामले को और बिगाड़ने के लिए उनके भाई पति टॉलेमी 14वें का जल्द ही निधन हो गया और कुछ को संदेह है कि इसमें क्लियोपेट्रा का हाथ था, जिससे वो मिस्र की एकमात्र शासक बन गए। इस बीच रोम में मार्क एंटनी सीजर के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता में आ रहे थे। मिस्र की रानी को परखने के लिए उन्होंने क्लियोपेट्रा को बुलाया और उन्होंने निराश नहीं किया। एक भव्य नाव पर सवार होकर एक देवी के वेश में क्लियोपेट्रा ने शानदार प्रवेश किया। एंटनी तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए, इतना अधिक कि उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी को रोम में ही छोड़ दिया और क्लियोपेट्रा के पीछे अलेक्जेंड्रिया चले गए, जहां उनका रिश्ता एक पूर्ण शाही प्रेम प्रसंग में बदल गया। उन दोनों के एक साथ 3 बच्चे थे। साथ मिलकर उन्होंने रोमन साम्राज्य पर नियंत्रण की लड़ाई में सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेमियम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। रानी को आखिरी बार उनके मकबरे में देखा गया था, जो पूर्ण शाही वैभव में सजी थी, सिर पर मुकुट था और वो उस पर लेटी थी जिसे प्लूटार्क में सोने का सोफा कहा था। जब एंटनी और क्लियोपेट्रा एक्टियम में हार गए तो ऑक्टेवियन की सेना ने अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश किया। क्लियोपेट्रा को स्पष्ट रूप से पता था कि अंत निकट है, इसलिए उन्होंने खुद को अपने मकबरे के अंदर बंद कर लिया, जो सोने, चांदी, मोतियों और अनमोल कलाकृतियों से घिरा था। ये वे खजाने थे जिन्हें उन्होंने रोमनों के हाथ लगने देने के बजाय जलाने की धमकी दी थी। इस बीच एंटनी रोमनों को खुद को जीवित पकड़ने नहीं देने वाले थे। उन्होंने अपनी ही तलवार से खुद को घायल कर लिया, लेकिन उनके निधन से पहले उन्हें क्लियोपेट्रा के पास ले जाया गया। जब उन्होंने उनकी बाहों में अपनी आखिरी सांस ली तो उन्होंने उन्हें थामे रखा। 1 हफ्ते से कुछ अधिक समय बाद क्लियोपेट्रा ने अपना निर्णय लिया। ऑक्टेवियन के कैदी के रूप में अपमान का सामना करने के बजाय उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। किंवदंती कहती है कि ये एक घातक सांप का दंश था, हालांकि इतिहास इस पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उस समय क्लियोपेट्रा केवल 39 वर्ष की थी। मेरे लिए काफी भरपूर जीवन लगता है।